बहुत स्वागत साथियों आपका झाबुआ लाइव पर। और आज झाबुआ लाइव पर हम विशेष रूप से मध्य प्रदेश के साथ साथ झाबुआ की राजनीति और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए आपको प्रदेश के बाहर भी ले जाएंगे। इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं झाबुआ लाइव के चीफ एडिटर चंद्रमान सिंह भदौरिया जी। अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। उनसे जानेंगे जो दर्शकों की जिज्ञासा है उसको लेकर। सबसे पहले मध्य प्रदेश के बाहर हम चलते हैं। मध्य प्रदेश के बाहर इस समय जो जगमगाहट या जो गूंज हम सुन रहे हैं, गठबंधन हो रहे हैं, नेशनल मीडिया पूरा लगा हुआ है। कभी मायावती के साथ में अखिलेश यादव का गठबंधन होता है, कभी कर्नाटक से गूंज आती है कि सरकार वहाँ पे बीजेपी वहाँ पे अपना प्रवेश में वृद्धि कर रही है। उन चीज़ों को लेके कैसे देखते हैं इन सारे दृश्यों को आप? देखिए, उत्तर प्रदेश इसलिए लाइमलाइट में है कि 80 सीटें लोकसभा की वहाँ से आती हैं। और इस समय जो 2014 में मोदी के नेतृत्व में जो फुल प्लेस मेजॉरिटी बीजेपी को मिली है, उनमें बीजेपी की 25% सीटें उत्तर प्रदेश ने दी हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, और इसीलिए ये हलचल है, नेशनल मीडिया का अटेंशन है। उत्तर प्रदेश में जो चीज़ दिलचस्प देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों ने हाशिए पर डाल दिया है। आज की खबर है कि आरएलडी जो राष्ट्रीय लोकदल है, अजीत सिंह की पार्टी है, वो भी सपा बसपा के गठबंधन में शामिल हो गई है। उसे 3 सीटें दी जा रही हैं। वो कांग्रेस जिसने दशकों तक इस देश पे राज किया, वो कांग्रेस जो ये कहती थी कि गांव-गांव से नाता है, सरकार चलाना आता है, उसे क्षेत्रीय दल एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। ये कांग्रेस के लिए मंथन की बात है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन, दोनों दलों ने ये तय कर लिया है कि वो नंबर गेम में आगे निकल जाएंगे। वो पहले अच्छी सीटें हासिल करेंगे, उसके बाद अगर केंद्र में नंबर्स ऐसे आते हैं कि यूपीए 3 बन सकता है, तब फिर मायावती और अखिलेश मिलकर बार्गेनिंग कर सकते हैं, यूपीए में अपने तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छे नंबर आए तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की जा सकती है, और नंबर कम आए तो गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्ट्री, ऐसी मिनिस्ट्रीज़ के लिए बार्गेनिंग की जा सकती है। इसीलिए ये गठबंधन से कांग्रेस को फिलहाल बाहर रखा गया है। कर्नाटक की आपने बात की, कर्नाटक में हलचल पहले दिन से तय थी कि ये जो सरकार है, क्योंकि नंबर किसी के पास नहीं है, बेमेल गठबंधन है, जेडीएस और कांग्रेस पहले लड़के बीजेपी को रोकने के लिए एक हुई। अब खबर है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी के पास 2 ब्लूप्रिंट है। पहले ब्लूप्रिंट में ये है कि कांग्रेस के 13 विधायक इस्तीफा दे दें, तो बहुमत के लिए 106 लोगों की ज़रूरत होगी। 104 सीटें उनके पास हैं, 2 निर्दलीय उनके साथ हैं, तो इस तरीके से उनकी सरकार बन जाएगी। इस पे येदियुरप्पा काम कर रहे हैं, और प्लान बी ये है कि जेडीएस को ही बीजेपी समर्थन देके अपनी सरकार बना ले, लेकिन येदियुरप्पा इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए मामला अटक रहा है। लेकिन कर्नाटक में ये कोशिश इसलिए है कि कर्नाटक से 80 से ज़्यादा सीटें आती हैं, और कोशिश ये है कि बीजेपी की कोशिश ये है कि वहाँ अपनी सरकार बनाकर मैक्सिमम सीटें जीती जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कुछ सीटें कम होने का खतरा है। बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, या जो नॉर्दर्न इंडिया का हिंदी बेल्ट है, वहाँ बीजेपी निश्चित तौर पर वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी जो 2014 में उसने दोहराया था। उसकी भरपाई करने की कोशिश है दक्षिण में कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से, पूर्वोत्तर भारत से। इसीलिए कर्नाटक की एक्सरसाइज हो रही है। आपको लगता है कि विपरीत दलों के ऐसे लोग जो एक दूसरे के खिलाफ बड़ी बयानबाजी करते रहे, जिनके पितृपुरुष भी एक दूसरे के खिलाफ रहे, जनता ने भी काफ़ी उनके झगड़े देखे, कभी सड़कों पे बसपा सपा के झगड़े हुए, कभी आंदोलन हुए, एक दूसरे को खूब अनाप शनाप बोला गया, उसके बाद इतना प्रेम दोनों में इस समय? देखिए, राजनीति का शाब्दिक अर्थ होता है राजधन नीति, यानी कि राज करने की नीति। और भारत की राजनीति में कहा जाता है कि राज हासिल करने के लिए सब कुछ जायज़ है। सपा और बसपा ठीक उसी तरीके से थे जैसे राम और रावण, और इस तरीके के जो विपरीत ध्रुव थे, अगर वो एक हुए हैं तो उसकी वजह है कि मोदी के उदय के बाद 2014 में जिस तरीके से बसपा की हालत हुई, आपने देखा लोकसभा में वो एक भी सीट नहीं जीत पाई, विधानसभा में भी बुरी तरह वो हारी, 20-25 सीटों पर सिमट गई। सपा की स्थिति भी अच्छी नहीं रही, जैसे तैसे 2 या 3 सीटें लोकसभा में वो जीत पाए जो उनके परिवार की सीटें हैं, और विधानसभा में भी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। यूपी का जो जातिगत समीकरण है, वो समीकरण ये बोलता है कि अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो इनका अस्तित्व इस बार खत्म हो जाएगा। इसलिए एक हुए हैं, दोनों को अपना अस्तित्व बचाना है, राजनीतिक रसूख बचाना है, क्योंकि ये परिवार की पार्टियां हैं। भले समाजवाद के नाम पे मुलायम सिंह ने पार्टी को बनाया हो, लेकिन अब वो परिवारवाद है। और मायावती का परिवारवाद की जगह हम उसे अधिनायकवाद कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो कहा जाता है कि वो जो चाहती हैं वो करती हैं।
नीचे दरी पे विधायकों को, नेताओं को बिठाती हैं, कुछ सिंहासन पे बैठती हैं, खुलेआम चंदा लेके टिकट बांटती हैं। तो ये उनकी एक दादागिरी है जो चलती है, अधिनायकवाद है, और इसे बनाए रखने के लिए मजबूरी है कि परिवारवाद और अधिनायकवाद एक हो गए हैं। राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि लोकशाही ज़्यादा आवश्यक होती है, लेकिन तानाशाही भी कई बार आपने बताया कि देखने को मिलती है इस तरह के परिवारों द्वारा, खासकर जो परिवार आधारित पार्टी होती है। कांग्रेस की तरफ लौटते हैं, राहुल का क्या भविष्य इस समय देख रहे हैं? क्योंकि एक लग रहा था कि एक बड़ा दल वो खड़ा कर पाएंगे, मोदी के खिलाफ सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जैसा आपने कहा कि ठेंगा बता दिया, यहाँ लोग राजी नहीं है। आपने ये तक कह दिया कि सीटों के नंबर पर ये वो तय करेंगे कि राहुल के साथ जाएँ या भाजपा के साथ जाए। मंत्री पदों के नाम भी आपने बताया कि किन मंत्री पदों को लेना चाहेंगे। क्या देखते हैं राहुल का भविष्य? देखिए, कांग्रेस के सामने दिक्कत ये है कि कांग्रेस ने भले 3 राज्यों में सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन ये सत्ता की खुशी आप बहुत ज़्यादा कांग्रेस को उत्साहित होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को अगर आप छोड़ दें तो करीबन राजस्थान और मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट हुई है। एंटी इनकम्बेंसी थी विधायकों के खिलाफ, राजस्थान में वसुंधरा के खिलाफ और मध्य प्रदेश में शिवराज के माई के लाल बयान के खिलाफ। इसके चलते कांग्रेस की झोली में सत्ता आ गई है, न कि राहुल गांधी की काबिलियत से। अगर कोई कांग्रेसी ये सोचता है कि राहुल गांधी की काबिलियत से ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनकी सरकार बनी है, तो बहुत बड़े मुगालते में है, भ्रम में है। चापलूसी के लिए वो ऐसा बोल सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, ठेंगा बता दिया गया। आंध्र प्रदेश में 20 से ज़्यादा सीटें हैं, ठेंगा बता दिया गया। तमिलनाडु में आप देखिए कि उनका गठबंधन परवान नहीं चढ़ पा रहा है। वो द्रमुक के साथ करना चाहते हैं, कभी अन्ना-डीएम के साथ करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में भाव देने को ममता बनर्जी तैयार नहीं है। ले दे के तेजस्वी यादव मजबूरी में वहाँ पर गठबंधन बिहार में करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको सीटें दी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि 543 सीटों पर लोकसभा में चुनाव होना है, और अगर जिन स्टेट्स में कांग्रेस है नहीं और दूसरे दलों के सहारे वो लड़ना चाहती थी, उन क्षेत्रीय दलों ने भी अगर ठेंगा बता दिया तो कांग्रेस कितने नंबर लेके आएगी, ये बड़ा सवाल है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से ज़्यादा नंबर क्षेत्रीय दल लेके आने वाले हैं अगर मोदी सरकार बदलती है तो। और ऐसे में ये क्षेत्रीय दल एक कमज़ोर सरकार बनवाएंगे ताकि मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने तरीके से चला पाएँ, उन्हें मंत्रालय चलाने में हस्तक्षेप उनसे कोई भी प्रधानमंत्री जो भी बने वो न करे, अन्यथा वो सरकार गिराने की धमकी देंगे, तमाम चीज़ें होंगी। इन सब के बीच में मान लीजिए अगर फिर भी थोड़े से नंबर ज़्यादा है, कांग्रेस लीड करती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो क्या राहुल गांधी एक कमज़ोर सरकार का नेतृत्व करेंगे? ऐसी सरकार का जहाँ पे उनके साथ बार्गेनिंग होगी, उनकी मिनिस्ट्रीज़ में मनमानी होगी। क्या वो मनमोहन सिंह बनने को तैयार हैं कि 2G होता रहे, 3G होता रहे, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला होता रहे और आप खामोश रहें? अगर आप तैयार हैं तो इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। और गांधी परिवार के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाएंगे। लेकिन सब चीज़ें छोड़ दीजिए, अब लास्ट में अभी सभी का एजेंडा है मोदी को हटाना है। तो भानुमति का कुनबा जोड़ा वाली कहानी है, कुनबा जुड़ेगा, लेकिन राहुल को साइडलाइन करके पहले चुनाव लड़ा जाएगा, नंबर गेम खेला जाएगा, नंबर अपने अच्छे बनाए जाएंगे। चाहे बसपा हो वो कोशिश करेगी 20+ जाए, सपा चाहेगी 20+ जाए, ममता चाहेंगी 30+ जाए, तमिलनाडु में चाहेंगे कि 35+ जाए, चाहे डीएमके चाहे अन्ना डीएमके। ये तमाम पार्टियां बाद में एक प्रेशर ग्रुप बिल्डअप करके अपनी मनमानी करेंगी और मजबूरी में मोदी को हटाने के नाम पे, देश बचाने के नाम पे, संविधान बचाने के नाम पे, सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखने के नाम पे ये UPA 3 बनेगा। अब नंबर तय करेंगे कि उसमें मुख्य भूमिका में यानी प्रधानमंत्री के रूप में राहुल होंगे, मायावती होंगी या ममता होगी। हाँ, महत्वपूर्ण बातें आपने कही। लौटते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की तरफ, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्माहट है, नेक टू नेक फाइट के साथ में भाजपा और कांग्रेस के बीच में फाइट हुई, कांग्रेस की सरकार बनी। महासचिव हैं भाजपा के, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं मध्य प्रदेश में। कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान आया है कि बॉस का इशारा हो तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस गिराई जा सकती। क्या ऐसा है? देखिए, कैलाश जी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और कई बार राजनीति के क्षेत्र में बयान दिलवाए जाते हैं, बगैर उद्देश्यों के बयान देने पड़ते हैं। आप देखिए, कैलाश जी का बयान आया और कांग्रेस अटेंशन में आ गई। कैलाश जी का बयान आया और बसपा की विधायक रमाबाई ने आंखें तरेना शुरू कर दिया। निर्दलीय विधायक CM की कुर्सी पर जाके बैठ गए एक समारोह में। तो ये जो हालात हैं, आप सोचिए कि ये हालात ऐसे लोगों को जो सरकार जिनके रहमो करम पर हैं, चाहे वो 4 निर्दलीय हों
या सपा के एक हों, 2 बसपा के हों, कांग्रेस के नाराज़ लोग हैं, केपी सिंह हो, दत्तीगांव हो, तो सरकार को डराने का तरीका है और उसमें कैलाश विजयवर्गीय फ़िलहाल कामयाब हुए हैं। लेकिन मुझे निजी तौर पर ये लगता है कि बीजेपी को ये पता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं हारी है, विधायकों के खिलाफ नाराज़गी थी, विधायक हारे हैं। और नॉर्दर्न एमपी में चंबल का जो इलाका है, महाकौशल का इलाका है, वहाँ पर सीएम के माइका लाल के बयान के कारण नाराज़गी थी सवर्णों में और उसके चलते कांग्रेस की झोली में ये सीट आ गई है। कोई कांग्रेसी ये कहता है कि राहुल गांधी की उपलब्धि है तो वो खुद से झूठ बोल रहा है। ये विशुद्ध रूप से विधायकों के खिलाफ नाराज़गी ही है। शिवराज का जो माइका लाल का बयान है उसके चलते मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल हो गई है। तो मुझे ये लगता है कि मोदी को ये पता है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में उतनी नहीं है। 29 में से वो 23-24 सीटें जीतने का अभी भी दावा कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो इतने सीटें जीत सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी इस तरीके की कोई एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन ये तय है कि अगर 2019 में फिर से मोदी रिपीट हो गए तो मोदी जी के शपथ लेने के 1 महीने के भीतर ये मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकार आप गिरी हुई मानिए, तय मानिए कि इस सरकार को गिरा दिया जाएगा। लेकिन अगर मोदी जी खुद चले गए तो फिर कमलनाथ सरकार आराम से 5 साल पूरा राज करेगी। तो चलिए लौटते हैं अब जिले के पड़ोस में और इस जिले में वापस लौटते हैं यहाँ की राजनीतिक हलचल को लेके। उमंग सिंगार मंत्री बनाए गए धार जिले से, सुरेंद्र सिंह बघेल मंत्री बनाए गए धार जिले से, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो सिंधिया के बहुत खास माने जाते हैं उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। और दूसरा सवाल ये कि झाबुआ से आखिर मंत्री कब बनेगा? देखिए, दत्तीगांव को मंत्री पद सीधी सी भाषा में मैं कहूँ तो दिग्विजय सिंह और उनकी 36 का आंकड़ा है। एक विवाद हुआ था 2 दशक पहले, उस विवाद के चलते दिग्विजय सिंह से उनकी 36 की आंकड़ा है और दिग्विजय सिंह ने उनको मंत्री नहीं बनने दिया। कोशिश की थी सिंधिया ने लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब कितना दबाव बना पाते हैं, अगले एक्सटेंशन में क्या होता है वो एक अलग बात है। उमंग सिंघार को बना दिया गया, ग्वालियर का प्रभारी बनाया गया है। झाबुआ से आपने बात की तो झाबुआ ज़िले में 2 सीनियर मतलब दूसरी बार विधायक बने हैं, वीर सिंह और वाल सिंह। लेकिन दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है कि दोनों उतने काबिल नहीं है कि वो मंत्रालय चला सकें और दूसरा किसी खास बड़े गुट के नहीं है, ये उनका एक ड्रॉबैक है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में मंत्री बने हैं, अगर वो कमलनाथ गुट के हैं तो बने हैं, अगर वो सिंधिया गुट के हैं तो बने हैं, अगर दिग्विजय सिंह के हैं तो बने हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोई गुट नहीं माना जाता। अजय सिंह दिग्विजय सिंह गुट के माने जाते हैं, कांतिलाल भूरिया दिग्विजय सिंह गुट के माने जाते हैं, अजय यादव अलग, उनका एक अलग निज़ाम है जो सभी से राहुल गांधी से सीधा कनेक्ट होते हैं। तो कोई ऐसा गुट नहीं था जिससे ये सीधे तौर पे जुड़े हों, इसीलिए ये मंत्री पद से दूर हैं। अब सुरेंद्र हनी बघेल जो हैं उनको झाबुआ अलीराजपुर का प्रभारी बनाया गया है। उसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। दिग्विजय सिंह खेमे से आते हैं। उमंग सिंगार की कोशिश थी कि वो झाबुआ अलीराजपुर के प्रभारी बन जाएं, लेकिन वो सिंधिया खेमे से आते हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया की बता रही हैं कि वो जेवियर मेड़ा के साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं, मुस्कुराहट से के साथ सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मैसेज साफ है कि क्यों उमंग सिंगार मंत्री नहीं बनाए गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। जेवियर मेड़ा जो कांग्रेस के बागी थे, उनके साथ अगर उनकी करीबी है तो यहाँ पर वो निश्चित तौर पर कांतिलाल भूरिया और कांग्रेस को नुकसान पहुँचा सकते थे। कांतिलाल भूरिया दिग्विजय सिंह कैंप के माने जाते हैं। सुरेंद्र हनी बघेल को दिग्विजय सिंह अपना बेटा बोलते हैं, कांतिलाल भूरिया भी उनको अपना बेटा कहते हैं। तो ऐसे में ये समीकरण सूट होता था, इसलिए सुरेंद्र हनी बघेल झाबुआ अलीराजपुर के प्रभारी मंत्री हैं, जो कि सांसद कांतिलाल भूरिया के संसदीय क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण जिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा आपने सुनी झाबुआ लाइव पर, जिसमें जिले की राजनीति के साथ साथ प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों की राजनीति पे भी हमने विस्तार से चर्चा की। आगे भी अलग अलग राजनीतिक चर्चाओं को जानने के लिए बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।